हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 27 जिसका नाम है मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसका पार्ट 1 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। जिसे 2 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं इसे हम, तो इस पार्ट के अंदर पूरी तरह से आईएमएफ को जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम काफ़ी कुछ वर्ल्ड बैंक ग्रुप वगैरह भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट फॉर्म है इसका आईएमएफ। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सबको समझते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। देखिए, ये जो आईएमएफ है और इसके साथ जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है, आपने लेकिन सुना जरूर होगा इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और आईएमएफ है, ये दोनों ही आप जानते हो बहुत अच्छे से कि मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। हाँ, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से निकले हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ये ओरिजिन जो है इनका, ये है ब्रिटेन। यहाँ देखिए, नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, बुक में भी लिखा है वैसे तो। ये देखिए, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये यहाँ से है, ड्यूरिंग 1944 में जो है हुई थी, उस टाइम की बात है। अब उस समय जब आईएमएफ को सेटअप करा गया था तब इसका पर्पस ये था कि भाई हम जो है इकोनॉमीज जो हैं अलग अलग कंट्रीज की, उसमें अच्छा खासा कोऑपरेशन हो, सब साथ दें, क्योंकि वॉर के बाद इसे सेटअप किया गया था, तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए सेटअप किया गया था। अब वक्त के साथ साथ इसका रोल चेंज हुआ, बदलने लगा, और अब इसका ये था कि भाई किस तरह से अलग अलग जो इकोनॉमीज हैं उनके अंदर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाइज है। तब एक्सचेंज रेट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारा कुछ हमने पिछले चैप्टर्स में करा है, खासकर इस बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में, प्लीज देख लीजिएगा। क्लियर है? तो अब इसका रोल यहाँ पे ये हो गया है। अब देखिए, 1970 के बाद से 1970 के बाद से यहाँ पे लोन्स वगैरह ये इकोनॉमीज को देता है। और लोन्स वगैरह किस लिए देता है भाई? अगर मान लीजिए इकोनॉमी जो है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कोलैप्स हो गया है, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है, उसको पैसे की जरूरत है, या ऑयल शॉक्स, या वैसी इकोनॉमी जो कि ओपन अप है, द पार्ट ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन, ठीक है, सब कुछ है, मिलजुल के चल रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि उनके जो ट्रेड की साइड है, ट्रेड फ्रंट पे उनको कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको पैसा दिया जाता है। तो ये इन सब काम के लिए यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे कि मैम अगर इनसे पैसा लेना हो तो क्या करा जाए? देखिए, अगर इनसे पैसा लेना है तो आपको भाई उस पर्टिकुलर कंट्री को, इकोनॉमी को, उनका मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी कंट्री को या किसी इकोनॉमी को भाई इनसे पैसा लेना है आईएमएफ से, तो इसकी मेंबरशिप इसमें रिक्वायर होती है, और आज की डेट में इसके अंदर 189 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर हैं। अब आप कहोगे अच्छा, अगर मेंबरशिप इनकी लेनी होती है तो मेंबरशिप लेनी कैसे होती है? देखिए, जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना आप नेटफ्लिक्स वगैरह का, ऐसे ही इसमें आपको कोटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कोटा। और कोटा जो है वो यूजुअली इन रिलेशन टू होता है आउटपुट जो भी इकोनॉमी का है, और उनकी आखिरकार उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड में, इस पे डिपेंड करता है इसका कोटा। ठीक है, उसके बाद यही कोटा जो है ये आपको भाई उस इकोनॉमी को डिटरमाइन करेगा, उसके वोटिंग राइट्स अलग अलग पॉलिसी डिसीजंस के रिलेशन में, जैसे कि लोन्स क्या देना चाहिए अफेक्टेड इकोनॉमीज को आईएमएफ के द्वारा, तो ये सब कुछ वोटिंग राइट्स जो है वो डिटरमाइन करता है वही कोटा। अब आप कहोगे कि मैम कोटा कैसे ले लें? हाँ, तो आप नहीं ले सकते हैं ना, पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात है। तो कोटा जो है वो लिया जाता है कैसे? यहाँ पैसा देके। अब पैसा कैसे दे रहे हैं? पैसा 25%, मान लो 100% चीज़ें हैं, तो 25% जो है वो पे करा जाता है किसी भी वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी में। अब वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी क्या? जो हर जगह करेक्ट जो है एक्सेप्ट करी जा रही है, ठीक है, ज़्यादातर एक्सेप्ट करी जा रही है, जैसे कि आपका यूएस डॉलर, उसके साथ क्या हो गया यहाँ पे? यूरो, या तो फिर आपका पाउंड स्टर्लिंग,
और आखिरी में जापानीज येन। ठीक है, तो ये 4 करेंसीज हैं जिसमें आपको 25% पैसा देना है। उसके बाद बाकी का आप कहोगे कि मैम 75% कैसे देना है? तो बाकी का जो 75% है, ये पैसा आपको जो है होम करेंसी में आता है, जो आपकी होम करेंसी, जैसे इंडिया के केस में रुपीस। क्लियर है? अब ये भी कहा जा सकता है कि आप जो 75% पैसा है ना, इसे आप काम करो अपने देश के सेंट्रल बैंक में ही रख दो। ठीक है, सेंट्रल बैंक में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पैसा आप निकाल नहीं सकते हो। निकाल तभी सकते हो जब IMF ऑथराइज करें। ठीक है, जब तक IMF की ऑथराइजेशन के बिना इस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हो। हाँ, अपने सेंट्रल बैंक में रख लो। ठीक है, अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे 2016 में अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर के बाद से क्या हुआ कि IMF ने यहाँ पे ऐड कर लिया चाइनीज रेनमिंबी को भी। ठीक है, चाइनीज रेनमिंबी को भी यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। किस तरह की करेंसी में? जानते हैं करेंसी है, तो करेंसी में ऐड करा है टू मेकअप द स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, SDR में। ठीक है, अब देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि SDR क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा कहानी को आगे समझ लेते हैं और तो आपको चीज़ें समझ में अपने आप आने लगेंगी। देखिए, जितना भी लोन्स वगैरह IMF देता है ना, ये ऐसा नहीं कि ले लो और भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म ही देता है, कुछ वक्त के लिए, मतलब तुरंत इंटरीम रिलीफ मिल जाए। जैसे कि आपका तुरंत फर्स्ट एड होती है ना, फर्स्ट एड का काम करता है कि भाई अभी दे दिया हमने। अब मान लो ऐसी कोई इकोनॉमी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जूझ रही है, उसको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तो तुरंत प्रोवाइड कर देगा शॉर्ट टर्म के लिए। और ये डिपेंड करता है, ये लिंक है इनका जो देना वगैरह है ना, लेंडिंग वगैरह है ना लोन की, ये लिंक्ड होती है एज अ परसेंटेज टू दी कोटा। जो कोटा लिया है ना स्टार्टिंग में, तो कोटा पे जो है वो यहाँ पे लिंक होती है। इसके अंदर जो कमर्शियल इंटरेस्ट रेट है ना, ये इसमें अलग अलग रिपेमेंट पीरियड्स होते हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटी, जैसे कि रिफॉर्म्स वगैरह डोमेस्टिक सेक्टर में, लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट के लिए। तो ये सारा कुछ इससे यहाँ पे लिंक होता है। उसके बाद अब जो सारे अकाउंट हैं इस IMF के, ये याद रखिएगा, जितने भी अकाउंट हैं IMF के, इसे मेंटेन पता है किस में किया जाता है? इसे मेंटेन किया जाता है इन अ न्यूट्रल अकाउंटिंग करेंसी। न्यूट्रल अकाउंटिंग करेंसी जिसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR, जिसकी बात हमने ऊपर करी थी, जिसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो SDR है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये कन्वर्ट हो सकता है किसी भी वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी में एट प्री डिटरमाइंड रेट्स बाय द IMF। ठीक है, प्री डिटरमाइंड रेट जो कि IMF के हैं, उस पे यहाँ पे जो है डिपेंड करके कोई भी जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, कोई भी SDR है, ये कन्वर्ट करा जा सकता है किसी भी वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी में। तो ये कुछ इसकी कहानी जिसके बारे में हमने बात करी। क्लियर है? अब देखिए, ये जो मैंने आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में बताया ना, तो स्पेशल ड्राइंग राइट जो है कोई करेंसी नहीं है ना। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल अकाउंटिंग करेंसी की बात करें तो ये अकाउंटिंग के लिए है, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग यूनिट है IMF की। और साथ में जो कोटा मैंने बताया, कोटा परचेस करने की बात जो मैंने कही थी, तो कोटा जो है परचेस करा जाता कर सकते हैं इस SDR में भी। तो ये कुछ कहानी है। अब देखिए, IMF आप जानते हैं कि ट्रेड इम्बैलेंसेस में तो पैसा देते ही है। अभी हमने क्या कहा था कि भाई ये कोई भी ऐसी इकोनॉमी जो जूझ रही हो अपने ट्रेड इम्बैलेंस से, उसमें पैसा प्रोवाइड करता है। तो पैसा तो ट्रेड इम्बैलेंस में देता है, करेंसी रिलेटेड इश्यूज में देता है इकोनॉमी के, बट उसके साथ साथ यहाँ पे कंट्री पेपर्स भी इशू करता है फॉर यूज बाय वेरियस गवर्नमेंट फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये क्या करता है? ये कंट्री पेपर्स भी पब्लिश करता है। और ये क्यों पब्लिश करता है? ताकि भाई अलग अलग सरकारें जो हैं वो अपने यहाँ भाई अपनी पॉलिसी को बनाने में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो ये इसकी कुछ कहानी होती है। अब इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ मिल के काम करता है कि कैसे ही गरीबी को पूरी तरह से हटा दे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में। अब ये कैसे करेंगे ये काम? ये अपने अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फंड इनका चलता है, जिसे PRGF बोलते हैं। और ये सिर्फ एक कंसेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम है इस IMF का, जो कि आपको भाई ये जो रीपेबल है 10 सालों में, अगले 10 सालों में। अच्छा, IMF को क्रिटिसाइज भी किया जाता है,
कि भाई इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की ज़्यादा डोमिनेंस है और इसका जो इंटरेस्ट है आईएमएफ का ये वॉशिंगटन कंसेंसस ज़्यादा है ना, इससे ड्रिवन ज़्यादा है। और क्योंकि रीज़न क्यों है, क्योंकि भैया यूएस जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोटा होल्डर है। मैंने आपको बताया कोटा पे डिपेंड बहुत चीज़ें करती हैं, तो यूएस जो है सबसे लार्जेस्ट कोटा होल्डर है, तो इसलिए ऐसे दिखाते हैं कि यूएस की डोमिनेंस ज़्यादा है इस आईएमएफ के अंदर। तो ये सारे कुछ के लिए क्रिटिसाइज भी कई बार किया जाता है। अब बात आती है कि आईएमएफ के रिसोर्सेस क्या हैं, है ना। रिसोर्सेस की बात करें आईएमएफ के, तो मेन रिसोर्सेज जो हैं वो भाई लोन्स को जो प्रोवाइड करा जाता है मेंबर कंट्रीज को, वो उनके कुछ पेमेंट ऑफ कोटास के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कोटा की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब कोटा की जैसे हम बात करते हैं, जब जब कोटास की बात करते हैं तो मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, उस तरह से सब्सक्रिप्शन की तरह समझ लो, ये सब्सक्रिप्शंस हैं और ये एक सेंट्रल कंपोनेंट है। मेन अगर हम बात करें आईएमएफ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, तो मेन जो सेंट्रल कंपोनेंट है वो कोटा ही है। और हर एक मेंबर कंट्री जो कि आईएमएफ की होती है, इसे असाइन करा जाता है एक कोटा, है ना। और ये कोटा बेस्ड होता है कि आखिरकार उस पर्टिकुलर कंट्री की पूरे वर्ल्ड के अंदर पोजीशन क्या है, इस बेसिस पे जो है वो कोटा इनको असाइन किया जाता है। तो कोटा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा टर्म हमने क्या सुना था, स्पेशल ड्राइंग राइट का सुना था ना। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स की अगर बात करें तो ये इंटरनेशनल रिजर्व असेट है, जिसे आईएमएफ ने क्रिएट किया 1969 में, ताकि जो है इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उन्हें और सप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स को क्रिएट किया गया। और तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंस रखता है वो रखता है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट असेट है इन द रिजर्व होल्डिंग्स ऑफ सेवरल कंट्रीज। आप जानते हो कई सारे कंट्रीज के अंदर जब रिजर्व रखते हैं तो भाई गोल्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। और आईएमएफ जो है ये अभी भी स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिशियल होल्डर है गोल्ड का। तो ये गोल्ड की इंपॉर्टेंस हो गई। तो तीन कुछ रिसोर्सेज हैं जो है आईएमएफ के। अब बात आती है रीसेंट ट्रेंड्स क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है, अभी क्या चल रहा है मामला आईएमएफ के अंदर समझते हैं। देखो भाई, अलग अलग ग्लोबल इकोनॉमीज जो हैं वो उनको रीबैलेंस करने के लिए, उसके साथ अगर बात करें तो ब्रिक्स इकोनॉमी की इमरजेंस होना, जानते हैं ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स इकोनॉमीज की इमरजेंस होना, उस और इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका वर्ल्ड के आउटपुट में देना। तो भाई इसके चलते यहाँ पे एक ज़रूरत ये हो गई है कि हम फिर से जो आईएमएफ का कोटा है उसे रीअलाइन करें। ठीक है, फिर से करें बाय गिविंग देम लार्जर शेयर। अब इन इकोनॉमीज को भी ज़्यादा शेयर देने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि अब ये भी आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये भी जो है इनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और बढ़ रही है, ग्लोबल आउटपुट में अब ये इकोनॉमीज ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। समझे। तो जो ब्रिक इकोनॉमीज हैं इनको यहाँ पे 6% एडिशनल कोटा जो है वो अलॉट करा गया है इसी के चलते, जिसमें इंडिया का जो शेयर है वोटिंग राइट्स के अंदर इसे भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2.3% था, अब ये 2.3% से बढ़ा के 2.6% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 8th हाईएस्ट कोटा होल्डर हो गया है हमारा देश। और वोटिंग राइट जो है वो अगर पहले की कंपैरिजन में देखें तो 11th हाईएस्ट कोटा होल्डर अब हम उसके अंदर हो गए। ठीक है, वोटिंग राइट्स के उसमें। क्लियर। तो पोजीशन जैसे जैसे चीज़ बढ़ रही है तो वैसे वैसे उनको इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है। अब कोटा और वोटिंग राइट्स के टर्म में अगर हम बात करें तो इंडिया किससे किससे पीछे है, इंडिया यूएस से पीछे है इसके अंदर, इंडिया जापान से पीछे है, चाइना से पीछे है, जर्मनी से पीछे है, फ्रांस से है, यूके से है और इटली से पीछे है। बट इसकी रैंक रशिया और ब्राज़ील से ज़्यादा है, ये बात समझिएगा। रशिया और ब्राज़ील से हम ज़्यादा हैं अमंग द टॉप 10 कोटा होल्डर्स में एट द आईएमएफ। अब जो रीबैलेंसिंग है इसने क्या करा है, इसने टोटल कोटा जो है उसे जो है डबल कर दिया है। ठीक है, द रीबैलेंसिंग है डबल द टोटल कोटा ऑफ एसडीआर 477 बिलियन, और आप कह सकते हो 756 बिलियन यूएस डॉलर। अब यहाँ पे ये भी मामला हो गया भाई चीज़ें आगे बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोटा भी तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा। उसके बाद
पोस्ट ग्लोबल क्राइसिस के बाद की बात है, जब आईएमएफ जो है इसका रोल अच्छा रहा, बहुत खास रोल इसने, बहुत बड़ा रोल इसने निभाया रिवाइव करने में चीज़ों को, जो जारी इकोनॉमीज हैं उनको या क्राइसिस से बाहर निकालने में। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो भाई इसका काम एक एक अच्छा एक प्रॉपर मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे इसने बहुत बढ़िया काम किया, और इसने बहुत ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करी। ठीक है, अभी इसका करेंसी मैनेजमेंट का काम है ना, तो इसने बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस समय प्रोवाइड करी है, और अच्छा खासा अपना रोल निभाया है इस क्राइसिस से बाहर निकलने में इकोनॉमीज को। देखिए, जब से आईएमएफ आया था तब से ऐसा पहली बार हुआ कि इसने अलग तरह की डिफरेंट विंडो को ओपन किया, और ये क्या था, न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो। ये किसके लिए था, ये क्राइसिस हिडन इकोनॉमीज जो कि यूरो जोन की थी उनके लिए था। अब यूरोज़ोन की क्राइसिस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ये यूरोज़ोन की क्राइसिस जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से आई थी। वो डीप में एक अलग ही बात है खुद में। तो ये जो फंक्शनैलिटी थी, इसमें ये था कि इंटर गवर्नमेंटल मॉनेटरी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत थी, कि अलग-अलग सरकारें जो हैं अलग-अलग देश की, वो पैसे के टर्म में कोऑपरेट करें, ट्रांसपेरेंसी हो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के फंक्शंस में, और आईएमएफ जो है इसके अंदर मेन लीड रोल निभाए। तो ये रहे थे रीसेंट ट्रेंड्स इस आईएमएफ के। अब बात आती है आईएमएफ के रिफॉर्म्स की। तो देखिए, आईएमएफ ने लॉन्च करा न्यू एसडीआर बास्केट को। किसको, एसडीआर बास्केट को। अब देखिए, चाइनीज रेन मिनबी जो करेंसी है, इसको मैंने आपको बताया कि एसडीआर के अंदर, एसडीआर बास्केट में इंक्लूड कर लिया गया था। और ये कब किया गया था, ये फिफ्थ करेंसी के तौर पे 2016 में अक्टूबर के बाद से इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2016 के बाद से फिफ्थ करेंसी के तौर पे चाइनीज रेनमिनबी को भी इंक्लूड कर दिया गया है एसडीआर बास्केट में। तो देखिए, इसकी जो एमडी थी पुरानी वाली, है ना, अब तो रिजाइन उन्होंने कर दिया था, इनका नाम था मिस लेगार्डे, है ना। तो इन्होंने जो है ये कहा कि जो एसडीआर बास्केट को और हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अलग अलग करेंसी को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो इससे क्या लगता है, इससे ये पता चलता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है अब वो और इवोल्यूशन हो रहा है उसका, और उसी के साथ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट चेंज है आईएमएफ के लिए भी। उसके बाद देखिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है आईएमएफ का, उसने कर दिया अप्रूव, ये बात नवंबर 30, 2015 को। और 1 अक्टूबर 2016 से जो चाइनीज जो ये रेनमिनबी है, इसको यहाँ पे डिटरमाइन करा जाने लगा कि एक फ्रीली यूजेबल करेंसी है। ठीक है, आराम से यूज होगी, और इसको स्पेशल ड्राइंग राइट की बास्केट के अंदर इंक्लूड करा जाएगा एज दी फिफ्थ करेंसी। ठीक है, अलॉन्ग विद दी यूएस डॉलर, जैसे पहले था यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड तो पहले था, इसमें ये भी इंक्लूड कर दिया गया। अब ये जो बोल्ड था, इसने ये भी बताया कि हर एक करेंसी जो है उसका क्या वेट होगा। जैसे कि यूएस डॉलर के लिए इन्होंने बोला 41.73%, उसके बाद इन्होंने यूरो के लिए बोला 30.93%, उसके बाद चाइनीज युआन के लिए बोला इन्होंने 10.92%, और जापानीज येन के लिए इन्होंने बोला 8.33%, और वही जगह लास्ट में जो पाउंड स्टर्लिंग है उसके लिए इन्होंने बोला 8.09%। ठीक है, अब देखिए, टू मार्क द लॉन्च ऑफ द न्यू एसडीआर बास्केट, यही जो मैंने उनको लेगार्डे की बात बताई, मिस क्रिस्टीन लेगार्डे जो मैंने बताया एमडी थी आईएमएफ की, इन्होंने बात कही कि expansion of the SDR basket is an important and historic milestone of SDR। ठीक है, जो एक्सपैंड कर रहे हैं, चाइनीज रेनमिनबी को भी ऐड करा है, तो जो एसडीआर बास्केट एक्सपैंड कर रहे हैं, काफी बड़ा एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है एसडीआर के लिए, फंड के लिए, और चाइना और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए, सब चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, मैंने ये बताया था आपको कि ये जो क्रिस्टीन लेगार्डे थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उस समय रिजाइन कर दिया था। तो अभी प्रेजेंट की एमडी कौन है, अभी की एमडी का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये एक बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने जो है पोस्ट ले ली थी ये अक्टूबर 1, 2019 से। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमिस्ट, इनका नाम गीता गोपीनाथ है, इनको चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे अपॉइंट करा गया है आईएमएफ के अंदर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से। काफी गर्व की बात है। उसके साथ बोर्ड ने भी डिसाइड करा कि
ये इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2016 से कि जो वैल्यू है इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स की, ये जो है वो सम होगा, मतलब एडिशन होगा वैल्यूज का कुछ अमाउंट ऑफ करेंसी का। जैसे कि आपको समझा देती हूँ कि यूएस डॉलर में 0.58252, ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो यूएस डॉलर में 0.58252, यूरो का 0.38671, उसके बाद यहाँ पे चाइनीज युआन का बात करें तो इसका 0.0174, उसके बाद जापानीज येन का बात करें तो 11.900, और पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो 0.085946, ठीक है। तो ये सब कुछ, तो क्या कहा कि बोर्ड ने डिसाइड करा कि 1 अक्टूबर 2016 के बाद से जो वैल्यू होगी एसटीआर की, वो सम होगा इन सारी वैल्यूज का, है ना, हर एक हिसाब से। क्लियर। अब ये जो करेंसी जो है ना, वो अमाउंट, जो करेंसी अमाउंट है, ये कैलकुलेट करे जाते हैं इस तरह से कि जो वैल्यू है एसडीआर की यूएस डॉलर के टर्म्स में, ये सेम हो अंडर द न्यू बास्केट एज वैल्यू ऑफ एसडीआर जो प्रिवेल कर रही है आज के डेट में, मतलब उस समय की बात हो रही है, ठीक है। और एट द एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द 3 मंथ पीरियड एंडिंग टुडे, मतलब कि जुलाई 1 से लेके थ्रू सितंबर 30 2016, ठीक है। और जो शेयर है हर एक करेंसी का एसडीआर की वैल्यू में करस्पॉन्ड करता है टू द वेट अप्रूव्ड बाय द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन नवंबर 30 2015। यहाँ समझ लीजिए, जो शेयर है हर एक करेंसी का इन द वैल्यू ऑफ एसडीआर, ठीक है, एसडीआर की वैल्यू में ये उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे अप्रूव करा जाएगा बाय द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि इन्होंने नवंबर 30 2015 को अप्रूव किया था। तो इसकी कुछ कहानी है। अब यहाँ पे बात आई कि इंडिया गेट्स मोर वोटिंग राइट्स एज आईएमएफ इम्प्लीमेंट्स कोटा रिफॉर्म्स। आईएमएफ के अंदर यहाँ पे कोटा रिफॉर्म्स आए तो इंडिया को और वोटिंग राइट मिल गए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इंडिया का जो शेयर है अब कितना है, 2.75% है। पहले कितना था, पहला ये 2.44% था, और अब ये चूंकि 2.75% हम लोग को शेयर मिल गया है वोटिंग राइट्स में, तो हम 8th लार्जेस्ट जो है शेयर होल्डर है इस फंड के अंदर, ठीक है। और जो वोटिंग राइट्स हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के, जैसे इंडिया और चाइना, इन्हीं की इंपॉर्टेंस ज़्यादा आ जाएगी इस समय, क्योंकि इंडिया और चाइना ही डेवलपिंग थे। चाइना तो खैर बहुत आगे निकल गया, लेकिन तब भी अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया चाइना को, तो जो यहाँ पे वोटिंग राइट्स हैं इनके, ये बढ़े हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो भाई जिसमें जो है आप कह सकते हो कि विच हैज़ फाइनली नोटिफाइड गवर्नमेंट कोटा रिफॉर्म्स अडॉप्टेड इन 2010, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोटा रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद हमारे वोटिंग राइट्स वगैरह बढ़े हैं। पता है रिफॉर्म्स इतने लेट क्यों है इसके अंदर, क्योंकि यूएस ना रेटिफाई कर नहीं रहा था। उसको डर था कि कहीं भाई हमने जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया तो हमारा होल्ड इस इंस्टीट्यूशन से कम हो जाएगा, और मैंने आपको बताया ये यूएस का बड़ा होल्ड था इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे और आपको बताएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंडिया के बारे में। तो मामला ये है कि इंडिया काफ़ी मेजर, मतलब अच्छा खासा इसने बोरो करा है आईएमएफ से रिफॉर्म्स आने से पहले। और हमने क्या करा ना, हमने हर फैसिलिटी से बोरो तो करा इसकी, बट सारा लोन जो हमने लिया वो हमने रीपे भी करा, और रीपे के साथ साथ प्रीपेड करा, मतलब टाइम पे दिया और टाइम से पहले पूरा कंप्लीट भी कर दिया, समझे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात भी है यहाँ पे। देखिए आईएमएफ जो है ना, ये जो है इसके पास एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान भी होता है, और ये ऐसा प्लान होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि है उसमें मदद करता है उन कंट्रीज़ की जो काफ़ी लो इनकम कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसको सही करने में मदद करता है। एंड सिर्फ और सिर्फ 47 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जो हैं उनको परमिशन मिलती है कि आप यहाँ पे लेंड कर सकते हैं टू द आईएमएफ फॉर फंडिंग इन दिस प्लान। फंड करने के लिए इस प्लान के अंदर 47 इकोनॉमीज को परमिशन है। और इंडिया जो है उसको भी यहाँ पे एडमिट करा गया है एज अ लेंडर, ठीक है। इंडिया का भी नाम इसके अंदर है, इंडिया भी लेंड कर सकता है आईएमएफ के अंदर इस प्लान के लिए। सिंस 2002 के बाद से हमको भी ये कह दिया गया है कि आप भी लेंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो प्लान मैं आपको बता रही हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान, उसके अंदर।
और जो प्लान के लिए जो पैसा कंट्रीब्यूट करना है, ये लिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अभी तक जो कंट्रीब्यूशन इंडिया ने किया है इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान के अंदर, वो 205 मिलियन यूएस डॉलर किया है, 205 मिलियन यूएस डॉलर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडिया जो है ना, ये इकलौती ऐसी कंट्री है जो लेंडर बन गई, मतलब क्रेडिटर बन गई आईएमएफ का, फ्रॉम बीइंग बोरोवर, डेटर से। हमने बोरो तो करा और हम लेंडर बन गए सिर्फ और सिर्फ 20 सालों में। तो समझ रहे हैं? तो ये आप समझिए कि कितनी गर्व की बात है कि हमने इस मामले में अपने आप को मजबूत बनाया। और ये भी कहें कि भाई एक्नॉलेजमेंट है बाय द आईएमएफ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, इसकी मैच्योरिटी है, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है इंडिया के पोस्ट रिफॉर्म्स के बाद। ठीक है, और कोटा भी हमारा बढ़ा, हमारी वोटिंग राइट्स भी बढ़ी इंडिया की। तो इससे भी आप कह सकते हो कि भाई हमारा पॉलिसी डिसीजंस भी आईएमएफ के अंदर हम अब ले सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें इंडिया और आईएमएफ को लेके। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। सो इफ यू वांट टू जॉइन माय मेंबरशिप, देन जॉइन दी वेरियस पर्क्स एंड